जय हिंद। आइए अभी हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1997 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 1997 पेपर 1 सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो है हम पेपर 1 का सेक्शन बी का चारों प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यह जो है समझने का प्रयास करेंगे। और ये इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर बी, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 4 प्रश्न हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो है 4 प्रश्न हैं, ए, बी एंड सी एंड डी। इन्हीं 4 प्रश्नों में हमें जो है 3 का उत्तर लिखना है। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स ईच। हमें जो है 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन अफ्रीको एशियन सोसाइटीज़। देखो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, और इस प्रोसेस, इस विधि से आप क्या समझते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब हो गया ना कि समाज में राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाना। एक समय था कि लोग जो है वोट का उतना महत्व नहीं देते थे। एक समय था लोगों में उतनी अवेयरनेस और जागरूकता नहीं थी। लोग जो है, लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम था। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, लोगों में अवेयरनेस फैलती गई, लोग जो है शिक्षित होते गए, तो भारतीय समाज में अभी देखोगे कि वोटर टर्न आउट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डे बाय डे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। लोग जो है आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे, ट्विटर पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी जो है सामाजिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दे भी उठाने लगे हैं। ठीक है। तो दिन प्रतिदिन जो है समाज में जो है राजनीतिक चेतना की वृद्धि दिखाई दे रही है। यही इसमें कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन अफ्रीको एशियन सोसाइटीज़। लेकिन यहाँ जो है आपको कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में उत्तर लिखना है, भारत के कंटेक्स्ट में नहीं, बल्कि यहाँ अफ्रीको एशियन, अफ्रीका और एशियन मतलब 2 कंटिनेंट के कंटेक्स्ट में इस प्रश्नों के उत्तर। अफ्रीका के कुछ नेशन का, जैसे साउथ अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, नाइजीरिया, ये सब देशों का जो है आप कुछ उदाहरण दे देना। और भारत में आप जो है भारत मतलब एशियन कंटिनेंट में जो है भारत, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, या फिर कह सकते हो कि भूटान, नेपाल और बहुत सारे देश के आप एग्जाम्पल दे सकते हो जिसका आपको मालूम हो। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 बी देखते हैं, जिन्ना टू नेशन थ्योरी। जिन्ना टू नेशन थ्योरी सभी को मालूम है कि यह मतलब टेररिस्ट जिन्ना के कारण ही जो है पूरे के पूरे भारत का विभाजन हुआ और कितनी 10 लाख लोगों की इसमें जानें चली जाती हैं। इसके बाद 1C देखिए कि पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एक होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पहले होता था प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अब वो लोग हैं डेवलपमेंटल अधिकारी। मतलब अब भारत का विकास करना उनका लक्ष्य है। पहले सिर्फ और सिर्फ जो है शासन और प्रशासनिक कार्य ही वो करते थे और टैक्स का कलेक्शन करते थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब ही है टैक्स का कलेक्टर। ठीक है, कर आयुक्त तो उन्हें कहा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें अब जो है सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही उनका कार्य नहीं है, शासन प्रशासन चलाना ही उनका कार्य नहीं, बल्कि कि गाँव का डेवलपमेंट कैसा हो, डिस्ट्रिक्ट कैसे डेवलप्ड हो, इसकी भी देखरेख करनी है। और इस पर अधिक बल दिया गया है, डेवलपमेंटल अप्रोच अपनाया गया है। इसलिए आज के एडमिनिस्ट्रेटर को डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। आप लोग देखोगे तो कह सकते हो बहुत सारे जब रिक्रूट होते हैं तो उन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर और फिर कह सकते हो राष्ट्रपति उन्हें संबोधित करते हैं। तो आपको जब उस कॉन्फ्रेंस वगैरह के वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो उसमें पाओगे कि कई बार जो है प्राइम मिनिस्टर इसका जो है जिक्र कर चुके हैं, इसका वर्णन कर चुके हैं कि अब हमारा अप्रोच बदलना होगा। अब हमें ई गवर्नेंस और गवर्नेंस पर फोकस करना होगा। अब हमें जो है पीपल सेंट्रिक अप्रोच अपनाना होगा। जो लाल फित्ता शाही था, रेड टैपिज्म का जो मामला था, वो बीते दिन का जो है चीज़ बनकर रह गया। अब इस 21st सेंचुरी में जो है हमें गवर्नेंस को लास्ट माइल तक पहुंचाना है और इसे ही सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल को बनाना है। ठीक है, यही बातें इसमें कही गई है। अब 1D देख लेते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहा जाता है कि ऐसी सरकार जिसको कि पूर्ण बहुमत ना हो, ठीक है,
और वो जो है अल्पमत की सरकार हो, वो चल रही है, ठीक है, कब गिर जाए पता नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 4 प्रश्न हमने पढ़ लिया। इनकी 4 प्रश्नों में हमें जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव रिलेशनशिप, ठीक है, प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड टुडे। देखो हमें डिस्कस करना है, क्या चीज़ को डिस्कस करना है? लेजिस्लेटिव मतलब देखो सरकार के 3 अंग होते हैं खास करके लोकतांत्रिक देशों में। एक तो हो गया लेजिस्लेटिव जो विधायिका नियम कानून जो बनाती है, दूसरा एक्सिक्यूटिव जो उसका इम्प्लीमेंट करती है, और तीसरा है जुडिशियरी न्यायपालिका जो यह देखती है कि सही रूप में न्याय व्यवस्था चल रहा है या नहीं। तो तीनों के अपने अपने पावर्स जो हैं सेपरेट हैं, ये बातें क्लियर है। लेकिन यहाँ 2 ही अंग के बारे में पूछा जा रहा है, एक लेजिस्लेटिव और दूसरा एक्सिक्यूटिव। यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से यह पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव रिलेशनशिप। लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव रिलेशनशिप का पैटर्न क्या है, ठीक है, बात समझ में आया? वर्ल्ड पूरी दुनिया के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ भारत के कंटेक्स्ट में आप उदाहरण दे सकते हो, भारत का, यूएसए का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक देश हैं, या कोई भी देश का आप उदाहरण दे सकते हो। इसके आगे है कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव रिलेशनशिप प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड टुडे। इसके आगे है व्हाट फैक्टर्स, आखिर कौन कौन से वो कारक हैं, कारण हैं, एंड फोर्सेस हैव इनेबल्ड द एक्सिक्यूटिव टू ओवरपावर द लेजिस्लेचर इन मोस्ट कंट्रीज, ठीक है, आखिर कौन कौन से कारण हैं जिससे कि जो एक्सिक्यूटिव विंग होती है, जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, वह विधायिका को सरपास कर जाती है, मतलब विधायिका से अधिक शक्तिशाली और पावरफुल बन जाती है। वो कौन कौन से फैक्टर है, और ये पूरे भारत के कंटेक्स्ट में नहीं, पूरी दुनिया के कंटेक्स्ट में आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि आखिर वह कौन से कारण होते हैं कि एक्सिक्यूटिव जो है सरपास कर जाता है लेजिस्लेटिव विंग को, ठीक है। जैसे अमेरिका वगैरह में प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ की जो तो एक्सिक्यूटिव तो वहाँ मतलब लेजिस्लेटिव के प्रति जो है जवाबदेही भी नहीं उनकी होती है। भारत में तो खैर, या जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मॉडलशिप है, वहाँ की एक्सिक्यूटिव जो है पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होती है, लेकिन अमेरिका वगैरह में तो ऐसा नहीं है। तो कई बार जो है ऐसा देखा जाता है कि एक्सिक्यूटिव आर सरपासिंग, ठीक है, द लेजिस्लेटिव। तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि द ओरिजिन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर रूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो स्वाभाविक सी बात है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ब्रिटेन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए। कई लोगों का कहना है कि भारत का संविधान जो है 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया, कुछ हद तक यह तार्किक भी है। लेकिन भारत में जो नियमा प्रणाली वर्तमान मॉडर्न डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो लोकतंत्र में नियम प्रणाली है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया ऐसा नहीं है। हमने तो कई संविधानों का उस वक्त निरीक्षण किया, परीक्षण किया, जो जो अच्छे चीज़ थे उसे हमने बोरो किया। इसके साथ साथ भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है बहुत पहले से ही चल रहा था। कई सारे जो है पिट्स इंडिया एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट आए, इंडिया काउंसिल ऑफ एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1957 आया, 58 आया। तो इसी प्रकार अनगिनत ऐसे ही फिर कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वगैरह भी आया, काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या फिर 1919 आया। इसके बाद जो है आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन का शासन भारत पे था और सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा जो है फ्रेम किए जा रहे थे। तो अब जब भारत बना तो हमने भी, क्योंकि भारत के लोग जो है इस मॉडल से परिचित थे, तो हमारे पास कई एक मॉडल थे। एक तो प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ अमेरिका का मॉडल था, दूसरा प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ ब्रिटेन का मॉडल था। तो क्योंकि ब्रिटेन के मॉडल से ऑलरेडी हम लोग परिचित थे, हमें पता था सरकारें किस प्रकार से कार्य करती है। तो और 1937 में इलेक्शंस भी हो चुके थे, ठीक है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाया गया था। तो क्योंकि हम उस मॉडल से परिचित थे, उस मॉडल से वाकिफ़ थे,
तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है प्राइम मिनिस्टर मॉडलशिप ऑफ जो है या वेस्ट मिनिस्टर मॉडलशिप ऑफ गवर्नमेंट को ही हमने अडॉप्ट किया। तो उस पर जो है स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी और भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत इसमें जो है समानता और सिमिलरिटीज़ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको कमेंट करना है। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रूल एंड लिमिट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन चेक मेटिंग पॉलिटिकल करप्शन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बोफोर्स पे ऑफ एंड सिक्योरिटीज स्कैम। देखो एक बात जान लो, कौटिल्य चाणक्य आज के 2500 साल पहले हुए, उन्होंने कहा था कि करप्शन जो है हर एक राज्य तंत्र में, हर एक जो है व्यवस्था में, सरकारी और राज्य की व्यवस्था में होता है। करप्शन को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इसे कम से कम भ्रष्टाचार हो यह प्रबंध जरूर किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके कौटिल्य चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में बताए गए हैं कि कैसे जो है करप्शन को कम किया जाना चाहिए। यहाँ जो कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल करप्शन होता है, आप जैसे देखो बिहार के एक मुख्यमंत्री हुए, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी वाइफ भी मुख्यमंत्री बनी। मतलब मुख्यमंत्री तो खैर छोड़ दो, वो बहुत बड़ा पद है, एक सामान्य सा विधायक और मुखिया बन जाता है तो साला करोड़ों का हवेली बना लेता है। एक गांव का मुखिया जो है अभी 1 करोड़ का हवेली बना लेता है 5 साल के अंतर्गत। विधायक वगैरह अगर कोई भी बन जाता है तो सिर्फ वो मतलब राज नहीं करता, उसका चाचा भतीजा ताऊ सब जो है घूमते हैं। संसद वगैरह बन जाने के बाद तो फिर कहना ही क्या, अपना मतलब प्राइवेट जेट से लेकर घूमते हैं। तो जो पॉलिटिकल करप्शन है वो हर जगह है। ठीक है, क्योंकि राजनीति में आ जाने के बाद आप लगता है कि सर्वे सर्वा बन जाते हैं, फिर आप कानून की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। ये बातें इसमें कही जा रही हैं कि जो पॉलिटिकल करप्शन है, जो राजनीति और राजनेताओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, देखोगे कि ईडी वगैरह जब छापा मारती है तो कई जो है राजनेताओं के घर से सोने चांदी और कई सिक्के निकलते हैं, कई तोला सोना निकलता है, बंडल का बंडल जो है पैसा निकलता है, करोड़ों अरब की संपत्ति निकलती है, निकलता है ना भाई। अब जो है इतना तो छोड़ दो, इसको तो आप छोड़ दो, कितना निकलता है नहीं निकलता है। जो बहुत चर्चित लोग हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जैसे बिहार के लालू यादव को देख लो, मतलब जानवर का चारा खा गए, बताओ। और चारा घोटाला में जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी जेल में जो है उनको बंद होना पड़ा। स्थिति ऐसी है। अभी हालांकि वो पैरोल पे घूम रहे हुए एक अलग बात है। ठीक है, तो ये इसमें कहा जा रहा है कि जो संसद है हमारा ना, जो हमारी विधायिका है, वह राजनीति और राजनेताओं के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में असफल घोषित हो चुकी है। यही कहा जा रहा है कि डिस्कस द रोल एंड लिमिट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, जो भारतीय संसद है वह पूरी तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में असफल रही है, विफल रही है और निसफल रही है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, बोफोर्स घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ था, सिक्योरिटी स्कैम वगैरह हुआ था, 2G घोटाला, व्यापम घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोल घोटाला, कोलगेट घोटाला, अनगिनत घोटाले जो है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। तो फिर देखो अन्ना हजारे जो है आंदोलन चला, लोकपाल बिल वगैरह आए। ठीक है, जिसके ऊपर जी केजरीवाल है, और केजरीवाल का मंत्री जो है आज देखो शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में बंद है। तो राजनेताओं जो है ना कि मतलब वो कुबेर में बैठे हैं। देखो कौटिल्य चाणक्य का कहना था कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर जो राजकीय कर्मचारी होते हैं, और ख़ास करके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं, वो कब धन को व्यय कर जाए, मतलब पानी में रहने वाली मछलियाँ कब पानी पी लेती है किसी को पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार कर विक्रय करने वाले राजकीय कर्मचारी कब जो है हेर फेर कर लेते हैं यह किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो क्योंकि राजनेता अपने आप में सर्वेसर्वा होते हैं, जब तक सत्ता में रहता है उन्हें लगता है कानून से भी वो ऊपर हैं। ठीक है, हालांकि सत्ता से बाहर हो जाने के बाद भी अभी भी देखो कांग्रेस वगैरह या कांग्रेस के लीडर या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो है करप्शन वगैरह किए हैं, कितने को सजा हुई है। अब बताओ, लालू यादव को सजा मिला, देखो पैरोल पर घूम रहे हैं, अभी लौंडा नाच देख रहे हैं। ठीक है, बैडमिंटन खेलते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं
खैर आने वाला समय देखिए भारत की स्थिति क्या और किस ओर रुख लेती है, लेकिन प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारे करप्शन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। खास करके जो सब्सिडी वगैरह मिलती थी उसमें पहले बहुत करप्शन होता था, अब जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से और डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। और 1000 के नोट तो ऑलरेडी पहले ही बंद हो चुके थे, अब 2000 का नोट भी बंद हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1997 का पेपर 2 समझने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 का सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।